हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं हम ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ थ्योरी मैंने इसके पहले आपको बताई है कि ऋण पत्र क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी के द्वारा किस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से अंशों का निर्गमन किया जाता है, उसी तरीके से ऋण पत्रों का भी निर्गमन किया जाता है। लगभग दोनों की जो विधि है एक समान है। जिस तरह से अंशों के निर्गमन पर कंपनी प्रविवरण निर्गमित करती है, उसी तरीके से ऋण पत्रों के निर्गमन पर भी कंपनी प्रविवरण निर्गमित करती है, प्रविवरण प्रकाशित करती है। और जो भी ऋण पत्रों को खरीदने के इच्छुक होते हैं वो प्रविवरण को पढ़कर आवेदन देते हैं और कंपनी द्वारा मांगी गई आवेदन राशि का भुगतान करते हैं। आवेदन राशि का भुगतान कंपनी द्वारा अधिकृत बैंक के माध्यम से किया जाता है। अंशों की भांति ऋण पत्रों को भी एक मुश्त भुगतान पर निर्गमित किया जा सकता है या किश्तों में, जैसे आवेदन पर कुछ राशि आवेदन पर मांग ली जाती है, कुछ राशि आवंटन पर, कुछ प्रथम याचना पर और कुछ द्वितीय याचना पर। ये कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वह राशि को एक मुश्त लेना चाहती है या किश्तों में लेना चाहती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 के अनुसार न्यूनतम अभिदान की शर्त सभी प्रकार की प्रतिभूतियों पर लागू होती है, चाहे वो अंश हो या ऋण पत्र। ऋण पत्रों पर भी ये लागू होता है। ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए जा सकते हैं, प्रीमियम पर निर्गमित किए जा सकते हैं और बट्टे पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं। कंपनी अधिनियम में ऋण पत्रों के कटौती पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि अंशों को कटौती पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है, लेकिन ऋण पत्रों का जो निर्गमन है वो बट्टे पर किया जा सकता है। उसके संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है और जो कटौती की राशि है वो संचालकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति पर कोई प्रभार उत्पन्न करते हैं मतलब अगर ऋण पत्रों के लिए कंपनी की किसी संपत्ति को गिरवी रखा गया है, तो ऐसी दशा में प्रभार उत्पन्न होने के 21 दिन के अंदर प्रभार का विवरण रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत कर देना चाहिए। जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास जिस भी संपत्ति को प्रभार रखा गया है, मतलब गिरवी रखा गया है, उसका पूरा डिटेल रजिस्ट्रार के पास 21 दिन के अंदर देना अनिवार्य है। ऋण पत्रों के निर्गमन की लेखांकन प्रक्रिया भी वही है जो अंशों के संबंध में है। जैसे कि हम पहले आवेदन की एंट्री करते थे तो उसमें हमने लिखा था बैंक अकाउंट ER2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो अब हम इसमें लिख देंगे बैंक अकाउंट ER2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। लगभग वही सारी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा जो हमने अंशों के निर्गमन के समय की थी। अंतर केवल इतना है कि अंश पूंजी के स्थान पर हमको डिबेंचर अकाउंट लिखना है। क्यों? क्योंकि अंश पूंजी क्या होती है, कंपनी की जो कैपिटल है उसको प्रदर्शित करती है, जबकि ऋण पत्र जो होते हैं वो कंपनी के दायित्व को, ऋण को शो करते हैं। ये कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए इसको डिबेंचर अकाउंट में लिखा जाएगा। और साथ में हमको ऋण पत्र के साथ ब्याज की दर भी लिखना है। जैसे किसी ऋण पत्र की ब्याज की दर 10% है तो हम उसके आगे लिखेंगे 10% डिबेंचर। किसी की रेट 6% है तो हम लिखेंगे 6% डिबेंचर अकाउंट। 12% दी गई है, जो भी क्वेश्चन में आपको दी जाएगी वो प्रतिशत आपको आगे उसमें लगाना कंपलसरी है। ऋण पत्रों का निर्गमन निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, रोकड़ प्रतिफल के बदले, फॉर कंसिडरेशन इन कैश, राइट। रोकड़ के बदले भी इसको निर्गमित किया जा सकता है। रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले में, जैसे कोई संपत्ति खरीदी गई, भवन खरीदा या मशीन खरीदी, तो उसके पेमेंट नगद ना करके बदले में कंपनी के द्वारा उसको ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया। इसके अलावा सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में, जब भी कोई बैंक से लोन लिया जाता है तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, सहायक प्रतिभूति के रूप में इसको बैंक में गिरवी रखा जा सकता है।
सबसे पहले हम करेंगे रोकड़ प्रतिफल के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों को जब केवल रोकड़ मतलब नगद के लिए निर्गमित किया जाता है तो ये रोकड़ के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाता है। इस स्थिति में निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की राशि एक साथ लमसम भी मांगी जा सकती है या प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन पे कुछ राशि मांगी जा सकती है, आवंटन पर कुछ राशि मांगी जा सकती है, प्रथम याचना पर या द्वितीय याचना जो भी कंपनी के द्वारा निर्धारित की जाती है किस्तें उनके हिसाब से मांगी जा सकती है। अब कंपनी जब किस्तों में ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो देखिए सबसे पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त होने की। जब आवेदन की राशि प्राप्त होगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमको जो पिछला चैप्टर था इसके पहले जो हमने किया था उसमें हमने शेयर एप्लीकेशन लिखा था, बैंक अकाउंट ईआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। एंट्रीज वही हैं, सिर्फ आपको शेयर की जगह डिबेंचर लगाना है। नरेशन हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद जब आवेदन की राशि देय होती है, आवेदन की राशि को देय करने पर देय जब करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन क्या होगा, डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ में हमें कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिबेंचर कंपनी की कैपिटल नहीं होते हैं, ये कंपनी की लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर होते हैं जिसका एक निश्चित समय के बाद कंपनी को भुगतान करना होता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद जब आवंटन नहीं होने पर आवेदन राशि लौटाई जाती है। जब मान लीजिए कि कंपनी के पास निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या से ज़्यादा के आवेदन आ गए और कंपनी ने उन ऋण पत्रधारियों को कोई आवंटन नहीं किया, कोई भी ऋण पत्र नहीं दिए, तो ऐसी दशा में कंपनी क्या करेगी, जिनका रुपया कंपनी के पास ज़्यादा आ गया है कंपनी उनको उनका रुपया वापस करेगी। तो जब भी उसकी अमाउंट वापस करेगी तो उसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू नॉन अलॉटीज। नॉन अलॉटीज मतलब जिनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया गया उनकी मनी कंपनी के द्वारा रिटर्न कर दी गई। इसके बाद जब आवंटन राशि देय होती है तो जब आवंटन की राशि देय होगी तो आपको ये वाली एंट्री करना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अकाउंट। नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। 5th नंबर पे जब आवंटन राशि प्रीमियम सहित देय होती है, जब आवंटन पर प्रीमियम कंपनी ने मांगा हो तो हमें एंट्री करना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। इसके बाद जब आवंटन राशि देय होती है तथा बट्टे का समायोजन किया जाता है, जब कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया है तो ऐसी दशा में एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मतलब आप देखिए ये वाली एंट्री में प्रीमियम कंपनी को रिसीव्ड होता है इसलिए प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है और डिस्काउंट कंपनी के द्वारा दिया जाता है, अलाउ किया जाता है, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है। और नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड डिस्काउंट एडजस्टेड। इसके बाद जब आवंटन राशि प्राप्त होती है, ये तो 2 एंट्रियां हमने करी, 3 एंट्रियां आवंटन की ड्यू होने की। अगर मान लीजिए प्रीमियम 8 पर है तो आपको ये एंट्री करना है, प्रीमियम है तो आपको ये एंट्री करना है, और अगर डिस्काउंट है तो आपको ये वाली एंट्री करना है। मतलब तीनों में से कोई एक एंट्री ये क्वेश्चन की कंडीशन को देखने के बाद होगी। फिर लास्ट एंट्री इसकी जब होगी आवंटन की, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट की जो राशि है वो प्राप्त होने की एंट्री इसकी बनेगी, तो ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मतलब अलॉटमेंट की जो मनी है वो रिसीव्ड हुई। तो ये है हमारी आवेदन और आवंटन की एंट्रियाँ। जब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आपको इस तरीके से ये एंट्रियाँ करनी है। सिर्फ आपको जो शेयर वाला चैप्टर था वो वाली एंट्री याद है तो आपको शेयर की जगह डिबेंचर लगाते जाना है। अब अगर कंपनी ने प्रथम याचना मांगी है तो प्रथम याचना के समय आपको क्या एंट्री करना है, ये एंट्री होगी हमारी
डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये एंट्री बनेगी जब प्रथम याचना की राशि देय होती है। जब प्रथम याचना की राशि प्राप्त होगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब अगर कंपनी ने सेकेंड कॉल भी की है तो उसके संबंध में एंट्री बन जाएगी डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और लास्ट एंट्री इसकी होगी रिसीव्ड होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। तो ये एंट्रीज थी हमारी जब भी ऋण पत्रों का कंपनी के द्वारा निर्गमन किया जाता है उस वक्त की। और ये सारी एंट्रीज कंपनी की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कंपनी ने सिर्फ सारी राशि एक मुश्त पर मांगी है तो आपको ओनली 2 एंट्री करना है। अगर प्रथम याचना तक कंपनी की एंट्रीज हैं, पूरी राशि अंकित मूल्य उसने मांग लिया है तो आपको 6 एंट्री करना है। और अगर कंपनी ने सेकेंड कॉल भी कर ली है तो फिर आपको पूरी 8 एंट्री बनाना है। तो ये थी हमारी ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाली जनरल प्रविष्टियाँ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सममूल्य पर जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है और राशि जो है वो किश्तों में प्राप्त होती है। देखो, जब ऋण पत्रों का निर्गमन निर्गमित मूल्य और अंकित मूल्य समान होने पर उसे सम मूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। जैसे कि 100 रुपये का जो अंकित मूल्य वाला ऋण पत्र है 100 रुपये में ही कंपनी के द्वारा निर्गमित किया गया तो ये सम मूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। सम मूल्य पर निर्गमन की राशि किश्तों में मांगी जाती है, अर्थात आवेदन, आवंटन और 1 या 2 याचना हो सकती है। प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन, इसके पहले हमने पढ़ा सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन जब कंपनी के द्वारा अंकित मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो वो सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन जब अंशों और ऋण पत्रों की अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर कंपनी के द्वारा निर्गमन किया जाता है तो वो प्रीमियम पर निर्गमन कहलाया जाता है। जैसे कि 100 रुपये वाला ऋण पत्र कंपनी ने 110 रुपये में निर्गमित किया या 115 रुपये में निर्गमित किया तो जो अंतर की राशि है 15 रुपये या 10 रुपये वो प्रीमियम की राशि कहलाएगी। सामान्यतः प्रीमियम की राशि आवेदन पर के साथ ली जाती है या फिर याचना पर, या फिर कंपनी चाहे तो अंशतः आवंटन पर ले सकती है और याचनाओं पर। ये कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो प्रीमियम की राशि को किस किश्त के साथ लेना चाहती है। ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित करने की दशा में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। और चिट्ठे के समता तथा दायित्व मतलब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में इसको रिजर्व और सरप्लस शीर्षक में दर्शाया जाता है। प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग पूंजीगत हानि जैसे कि अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई छूट, ऋण पत्रों के शोधन पर दिया गया प्रीमियम, कंपनी के जो प्रारंभिक व्यय हैं, ख्याति, पेटेंट आदि को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। इसके संबंध में निम्न समायोजन प्रविष्टि की जाती है। ये देखिए, आवंटन की राशि, सबसे पहले आवंटन की राशि देय होने की एंट्री होती है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हमको कब करना है? जब ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है। नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिबेंचर विथ प्रीमियम। ये तो हो गई आवंटन की राशि देय होने पर। अब जब आवंटन की राशि प्राप्त होगी तो उस वक्त एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम सहित अलॉटमेंट की राशि प्राप्त हुई। तो ये थी हमारी एंट्रियां जब कंपनी के द्वारा प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है।
कंपनी चाहे तो ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है और बट्टे पर भी कर सकती है। थैंक यू।